दोस्तों, क्या आपको पता है कि सातों महाद्वीपों में से अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त देश हैं। जी हाँ, इस पूरे महाद्वीप में 54 ऐसे देश हैं जिनको यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी कि वो ऑफिशियली कंट्री माने गए हैं। मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और आज हम इसी के वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन से वर्गीकरण की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। देखिए, यूं तो महाद्वीप बहुत ही बड़ा है, लेकिन ज्योग्राफी की वजह से इसका हर एक हिस्सा अलग है। वैसे इस महाद्वीप को आप 6 हिस्सों में तोड़ सकते हो। सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अफ्रीका, जिसको आप मागरेब कह सकते हो। इस हिस्से में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मोरिटानिया जैसी कंट्रीज आती हैं। इस हिस्से को मागरेब इसलिए कहा गया है क्योंकि अरबी शब्द से निकला है मागरेब, जिसका मतलब होता है वेस्ट, यानी कि अरब की दुनिया के लगभग पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, इसीलिए इसको मागरेब कहा जाता है। अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखोगे तो इसके दक्षिण में मौजूद है बड़ा सा सहारा रेगिस्तान और उत्तर में मौजूद है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, यानी कि नीचे की तरफ है सहारा रेगिस्तान की जलवायु और ऊपर की तरफ है भूमध्य सागर की जलवायु। अब आप एक चीज देखोगे कि मागरेब और उप सहारा अफ्रीका के बीच में ये जो सहारा रेगिस्तान है एक तरीके की दीवार का काम करता है, यानी कि उप सहारा अफ्रीका से बिल्कुल कट गया है मागरेब का हिस्सा। एक चीज और है कि चूंकि ये भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ है ऊपर का एरिया, तो इनका जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो हमेशा यूरोप यानी कि रोमन साम्राज्य जो पहले था और मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट, इनके साथ हमेशा से रहा है। आज भी आप देखोगे कि यूरोप अपनी तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरतों के लिए अल्जीरिया और लीबिया पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इस क्षेत्र को यूरोपीय भू राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। दूसरा हिस्सा आता है साहेल। साहेल के अंदर आपको सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और सूडान जैसे एरिया देखने को मिलेंगे, जो अफ्रीका के बीचों बीच पश्चिम और पूर्व तक एक क्षैतिज पट्टी है। इस एरिया को अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रांजिशन जोन है। इसके ठीक ऊपर आपको सूखा रेगिस्तान देखने को मिलता है और ठीक नीचे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। कौन से घास के मैदान है अफ्रीका के अंदर? बताया था मैंने, सवाना घास के मैदान है। यहाँ की जलवायु आपको बहुत ही अस्थिर देखने को मिलती है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में साहेल जो है वो दुनिया के सबसे अशांत और अस्थिर क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है। तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, यानी कि ये रेगिस्तान बनता चला जा रहा है। जितने भी चारागाह हैं वो सूख रहे हैं, जिसके कारण जो पशुपालक हैं और स्थायी किसान हैं उनके बीच में पानी और ज़मीन को लेकर जंग चल रही है, खूनी जंग चल रही है। इस बीच कुछ एक आतंकवादी संगठन है वहाँ के, वो भी एक्टिव हो गए हैं। आपको पता है कि यहाँ पर सूडान मौजूद है और सूडान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये संघर्ष खूनी संघर्ष बन गया है, विद्रोह चल रहे हैं, इसीलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा अशांत है। तो इससे आपको एक चीज़ समझने को मिलती है कि जब भी आप किसी बड़े संघर्ष को देखते हो, खासकर खूनी संघर्ष को देखते हो, तो जब आप उसकी हिस्ट्री में जाते हो तो उसके अंदर आपको भौगोलिक कारण ज़रूर देखने को मिलते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इसे आप स्पेशली याद रखना। फिर बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के सींग के बारे में, जिसको ईस्ट अफ्रीका भी आप कह सकते हो। इसमें बेसिकली आपको 4 देश देखने को मिलेंगे: इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। ये जो समूह है ये अफ्रीका का पूर्वी कोना है, जिसका एक सींग है, मतलब एक सींग की तरह दिखता है। इसका आकार बिल्कुल ऐसा है जो अरब सागर में निकला हुआ है। ये जो है पूरी दुनिया के लिए एक अत्यंत रणनीतिक स्थान है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये बाबल मंदेब जल संधि पर स्थित है। याद रखना, मैंने बताया था पहले भी, बाबल मंदेब, यहां से लाल सागर और स्वेज नहर का रास्ता खुलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुनिया का लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार यहीं से गुजरता है। अब जाहिर है कि इतना सारा व्यापार यहां से होता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना इस पर अपना नियंत्रण करना चाहेंगे। तो चीन, अमेरिका, फ्रांस और जापान ऐसे कई देशों ने जिबूती के अंदर अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। इसके अलावा इसी क्षेत्र में आपको एक बड़ा जल विवाद भी देखने को मिलेगा कि जो इथियोपिया है वो नील नदी पर एक डैम बना रहा है, जिसको ग्रेट रेनेसा डैम यानी कि GERD के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र के साथ इसका जल विवाद चल रहा है और ये इस पूरे क्षेत्र की बड़ी भू राजनीतिक घटना है। तो इसे आप याद रख सकते हो। तो 3 हिस्से हो गए, एक मागरेब वाला हिस्सा, एक साहेल वाला हिस्सा जो लगातार टेंशन से भरा हुआ है, और एक ये तीसरा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहां से बहुत सारा व्यापार होता है। फिर चौथे नंबर पर आता है ग्रेट लेक्स रीजन यानी कि झीलों का एरिया। इस एरिया में आपको केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC
और बाकी का जो पूर्वी हिस्सा है वो देखने को मिलता है। ये क्षेत्र स्पेशली ग्रेट रिफ्ट वैली के इर्द गिर्द बसा हुआ है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। लाखों सालों से यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां चल रही हैं, खिसक रही हैं। इस वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयां बन गई है, जिसमें पानी भरने से बड़ी बड़ी झीलें बन गई हैं। इसी वजह से इस एरिया को लेक रीजन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि लेक्स में पानी भरने की वजह से ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से उपजाऊ हो गया है। मतलब यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ हो गई है। यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया और लेक तांगानिका देखने को मिलेगी। लेक विक्टोरिया तो वो है जहाँ के आसपास से नील नदी निकलना शुरू होती है। यहाँ की उपजाऊ ज़मीन और पानी के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस क्षेत्र की एक खास बात यह है कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ है, यानी कि मिनरल्स से भरा हुआ है, जो अक्सर संसाधन अभिशाप का कारण भी बनता है, यानी कि रिसोर्स कर्स का कारण भी बनता है। क्योंकि संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर कई जातीय संघर्ष हुए हैं, जैसे 1994 का रवांडा नरसंहार। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा ही खतरनाक था ये। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इन संसाधनों का थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक कम्युनिटी काम करती है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी EAC। इसके तहत यहाँ के जितने भी देश हैं वो आर्थिक रूप से एकजुट हो रहे हैं और तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है पश्चिमी अफ्रीका यानी कि वेस्ट अफ्रीका, जिसमें आपको नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और अन्य देश देखने को मिलते हैं। ये जो है अटलांटिक महासागर और गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी के तट पर स्थित है। यहाँ आपको बहुत से उष्णकटिबंधीय जंगल देखने को मिलेंगे क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है। तो यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत है यहाँ पर। ऐतिहासिक रूप से ये जो क्षेत्र है ये ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के लिए जाना जाता था, साधारण भाषा में दासों के व्यापार के लिए, यानी कि यहाँ पर दास बेचे जाते थे, इंसानों को बेचा जाता था। औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियल एरा के अंदर इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया था। इसलिए आज भी ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से फ्रेंच बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले के गुटों में बटा हुआ है। यानी कि आधे लोग फ्रेंच बोलते हैं, आधे अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि दोनों का रूल था, आधे पे फ्रांस का था, आधे पे ब्रिटेन का था। नाइजीरिया अपने अपार तेल के भंडार के कारण इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देश है। इस एरिया में एक संगठन चलता है जिसको ECOWAS कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये संगठन पूरे क्षेत्र को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर रखने का काम करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक जो है ईस्ट की तरफ काम करता है, एक वेस्ट की तरफ काम करता है। आखिर में आता है साउथ अफ्रीका, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नमीबिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और लोसोतो जैसी कंट्रीज मौजूद हैं। यहाँ बेसिकली आपको देखने को मिलता है कि एक ऊंचा पठारी क्षेत्र है, यानी कि थोड़ा ऊंचा है और पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कालाहारी जैसे मरुस्थल यानी कि डेजर्ट देखने को मिलेंगे और केप ऑफ गुड होप जैसी समुद्री जगहें देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की पहचान इसके खनिज भंडार जैसे कि सोना, हीरा और प्लैटिनम और इसके औपनिवेशिक इतिहास से होती है। यहाँ आपको ब्रिटिश और डच बसने वालों का गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो रंगभेद की नीति थी, अपार्थेड की नीति थी, उसके खिलाफ इन देशों का साझा संघर्ष इनकी एक बड़ी राजनीतिक पहचान है। नेल्सन मंडेला ने यहीं से काम किया था, आपको पता है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और राजनीति में दक्षिण अफ्रीका एक धुरी की तरह काम करता है। तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर सबसे मेन है। तो इस तरीके से पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अपनी ज्योग्राफी के आधार पर बटा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और ज्योग्राफी के आधार पर यहाँ पर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे महाद्वीप को स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये एक तरीके का क्विक रिवीजन समझ के चलिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि पूरे अफ्रीका में कहाँ क्या हो रहा है, किस टाइप की ज्योग्राफी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।